मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुपर सेट नंबर 11, 10 सुपर सेट हम दोस्तों कंप्लीट लगा चुके हैं और अब 5 सुपर सेट बचे हैं, जिनमें एक सुपर सेट तो आपके सामने ये रहा 11वां जी। इसके बाद 4 सुपर सेट आएंगे और ये कल तो देखो संडे है, संडे को अपना सुपर सेट का ऑफ रहेगा, लेकिन मंडे से अपने 4 सुपर सेट जो बचे हैं इनको हम करने वाले हैं। और जल्द ही 20 तारीख के बाद आपको मैराथन का टाइम टेबल भी हम बताने वाले हैं, लेकिन वो 20 तारीख के बाद बताएंगे जी। तब तक हमारे क्रैश कोर्स, ये सुपर सेट वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सिर्फ महा मैराथन का ही हमारा दमखम चलेगा और उसके अंदर हमें अपना पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार सेशन को दबा के लाइक करो और दबा के शेयर करो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। आज का सुपर सेट होगा, उसमें मैं आपको थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट भी लगेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे स्तर के ही होंगे। वो एक कदम आगे हमें रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक कदम आगे रख के चलेंगे ना तो पीछे खिसकने का फिर नाम ही नहीं होगा। लेकिन अगर पहले ही खिसक कर चले तो आगे बढ़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लगभग 2000 महाभारती के लार मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुपर सेट में, और पहला सवाल स्क्रीन पर खुल चुका है पिटारा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण विकासी संबंधों पर आधारित है, कार्य की, औतिकी, आकारिकी या वर्गीकी। बताइए, जंतु विज्ञान की वह शाखा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण एवं विकासी संबंधों पर आधारित है, वो कौन सी शाखा है? कार्य की है, औतिकी है, आकारिकी है या वर्गीकी है? ये आपको बताना है जी। शाबाश, वेरी गुड। आने दो, देखिए फटाफट इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन सही एकदम आंकड़ा छूने वाला है इस पे। बायोलॉजी, जूलॉजी की वो ब्रांच बताओ जिसमें वर्गीकरण और विकासी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको दोस्तों वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वर्गीकी के नाम से। औतिकी क्या होता है दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी वो विज्ञान की शाखा है जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू कहेंगे, हम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्न में से असंतृप्त वसा कौन सी है? घी, मक्खन, जंतु उत्पाद या वनस्पति तेल? वैसे आपको डायग्राम देख के पता तो लग जाना चाहिए कि असंतृप्त वसा कौन सी है। असैचुरेटेड फैट। दोस्तों असंतृप्त वसा, इसको हम द्रव वसा भी कहते हैं, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है असंतृप्त वसा। तो बताओ, असंतृप्त वसा घी है, मक्खन है, जंतु उत्पाद है या वनस्पति तेल है? आने दो फटाफट। वेरी गुड। देखो जैसे ही डायग्राम दिखा सब एकदम सोयाबीन की तेल की तरफ नजर गाड़ लिए भाई। अब ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं, देखो इस सवाल का उत्तर तो बिल्कुल वनस्पति तेल ही होगा। वनस्पति तेल का मतलब जैसे सरसों का तेल हो गया, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, इसके अलावा सूरजमुखी का तेल हो गया, और भी कई आ सकते हैं दोस्तों, तिल्ली का तेल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मछली के यकृत का तेल भी असंतृप्त वसा का ही स्रोत माना जाता है। अब जो ऊपर वाले आपको 3 दिख रहे हैं ना, घी, मक्खन, उत्पाद, ये दोस्तों संतृप्त वसा में है। और संतृप्त वसा वो वसा होती है दोस्तों
जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाती है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से धमनियों में वो जमा होता है, जिससे हार्ट अटैक का वो कारण बनती है दोस्तों, हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो अगर हम ये वाले प्रोडक्ट ऊपर वाले तीन अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो कभी भी बोल सकता है, इसलिए कंट्रोल रखना चाहिए इस पे। चले आगे। स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो मेहनत करो, मेहनत करो। मेरे पास कोई दवाई थोड़ी है, मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस करवा सकता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव थ्योरी तक पहुंचा सकता हूं। अरे घोड़े को तालाब तक ले जाने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके मुंह में पानी थोड़ी डाल देंगे, पानी तो खुद को ही पीना पड़ेगा ना। तो हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि यहां चलिए, ऐसे चलिए, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है? घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया व ड्रोसेरा, डायोनिया या सभी? बताइए निम्न में से कीट भक्षी पादप कौन सा है? ये आपको उत्तर देना है जी। शाबाश, वेरी गुड। कीट भक्षी पादप कौन सा है ये बताइए फटाफट। अब भाई कीट भक्षी का मतलब क्या है, मैं देखो इसको पूरा विस्तार से लेकर चलूंगा, ऐसे नहीं कि केवल टिक लगा दिया और आगे बढ़ गया। कीट भक्षी वो पादप है जो पादप, कीट भक्षी पादप मतलब जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं, जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, उनको कीट भक्षी कहते हैं। कीट भक्षी पादप में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है मेरे भाई। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये वहीं उगते हैं जहां नाइट्रोजन कम होता है। अब मेरे कई भाई ने सिर्फ ये घटपर्णी वाला डायग्राम देखकर घटपर्णी पर ही ठोक दिया दाव, लेकिन ये नहीं सोचा और भी हो सकते हैं क्या। यहां ये सारे के सारे घटपर्णी के अलावा भी ये है जो कीट भक्षी है। हाँ, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ये घटपर्णी का है। अब देखो इसमें ये देखो इस तरीके से ये एक सुगंधित ध्यान हार्मोन छोड़ते हैं, जिससे कीट है ना वो इसके अंदर आते हैं और ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। बंद करके मसल के उसका शरीर का पूरा रस निकाल लेते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोच के बताना है जी कि यदि पुरुष का रक्त समूह बी है, कोई पुरुष है जिसका रक्त समूह बी है और महिला का रक्त समूह ए बी है, ए बी है, तो संतान में कौन सा रक्त समूह होगा? मान लो कोई ऐसा जोड़ा बना जिसमें पुरुष का ब्लड ग्रुप तो है आपके बी, महिला का है आपके ए बी, तो आपको यह बताना है कि उसकी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है या कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। बताइए संतान में कौन सा रक्त समूह होगा। अब है ना, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसे लॉजिक पे चलो, मेहनत करिए। देखो मैं निकालना सिखाता हूं आपको। पुरुष का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, ये लो जी मैंने बी ले लिया, और महिला का दे रखा है जी आपको ए बी, महिला का दे रखा है आपको ए बी। जब भी संतान में ब्लड ग्रुप पूछे तो आपको जीन फैक्टर मैंने बताए हैं, जीन प्रारूप बताइए इसके। अब हमें इनके जीन प्रारूप ना याद रखने पड़ेंगे। अब जीन प्रारूप को याद करना महाभारत नहीं है मेरे भाई, जीन प्रारूप आराम से हम याद कर सकते हैं। इसका जीन प्रारूप होगा I0, इसका जीन प्रारूप होगा IA IB होगा, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है। IB इसको अलग किया, I0 को अलग किया। देखो बहुत आसान है, दोनों के ब्लड ग्रुप लिखे, दोनों के जीन प्रारूप लिख लो। जब भी संतान में ब्लड ग्रुप पूछे जीन प्रारूप लिखना है जी, ठीक है। और इधर देखो इनको अलग अलग करते हैं, IA को अलग किया, IB को भी अलग कर दिया। अब क्या करना है,
जैसे गुणसूत्रों में हम क्रॉस करवाते हैं, पहले का पहले से और पहले का दूसरे से, क्या बनेगा देखो, पहले का पहले से कराया तो उधर से आई ए और इधर से आई बी, ये देख लो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये ए बी का आया। ये संतान के ब्लड ग्रुप निकल रहे हैं, बहुत आसान है। इसका इससे कराया तो ये आया आई बी, ये होता है बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों दूसरे का भी दोनों से करवाओ, दूसरे का पहले से, दूसरे का दोनों से। चलो दोनों से करवाते हैं। दूसरे का इससे करवाया तो आई ए आई जीरो, तो ये ए ब्लड ग्रुप है। दूसरे का दूसरे से करवाया तो आई बी आई जीरो, ये बी ब्लड ग्रुप है। अब आप देख लो 4 टाइप की संतानेर ब्लड ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक ए बी आ रहा है। ये लो जी ओ नहीं आएगा, अगर ऐसा जोड़ा बना तो ओ ब्लड ग्रुप कदापि नहीं आएगा। तो यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या होगा, यहां पर सही जवाब ए बी, यानी कि डी ऑप्शन जिन्होंने सही किया है एकदम सोने पे सुहागा किया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है, यह आपको बताना है जी। अम्लीय कोशिकाओं, पार्श्विक कोशिकाओं, गैस्ट्रिन को स्रावी कोशिकाओं या पेप्टिक कोशिकाओं। जठर अम्ल का स्राव पेट में किसके द्वारा होता है? शाबाश, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जठर अम्ल जो होता है ना HCl, उसका स्राव किससे होगा? आने दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? शाबाश, वेरी गुड। जठर अम्ल का स्राव किसके द्वारा होता है यह आपको बताना है जी। देखो जिनका अम्लीय कोशिकाएं नाम आ रहा है बिल्कुल गलत है, पेप्टिक कोशिकाएं बिल्कुल गलत है। देखो जठर अम्ल जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये गैस्ट्रिन स्रावी कोशिकाओं से होता है। सी वाला ऑप्शन जिन्होंने किया है एकदम सही किया है। ठीक है, जठर अम्ल जो होता है HCl, वैसे ऑक्सीटिंग कोशिका आता तो ऑक्सीटिंग भी हम कर सकते थे, पेप्टिक नहीं होगा। गैस्ट्रिन स्रावी कोशिकाएं होगी जो गैस्ट्रिक रस, जठर रस बनाते हैं, जठर रस, ये ध्यान रखना है। ओके, या फिर इसका इंग्लिश में नाम आता तो ऑक्सीटिंग कोशिका, ऑक्सीटिंग कोशिका, ऑक्सीटिंग कोशिका भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीटिंग यहां दे नहीं रखा है। चलिए, उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, बताओ। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। उस कोशिकांग का नाम बताइए जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। एक बार सेशन को दबा के लाइक ठोको और दबा के शेयर करो, देखते हैं कौन कहां तक जाएगा, कौन कब तक बाजी मारेगा, कैसे मारेगा, वो तो समय वक्त ही बताएगा। उस कोशिकांग का नाम होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको हरित लवक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित लवक भी कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा जी। नेक्स्ट है एमजी क्या है? एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एमजी का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या नाम होता है जी?
मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 2 में आता है। हम एक ट्रिक पढ़ते हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मांगे से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम सेकंड वर्ग में आ रहा है, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा मेरे भाई एस ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। और आवर्त सारणी का पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी पाई जाती है, जिसमें अधातु भी पाई जाती है, और जिसमें उपधातु भी पाई जाती है, मेटेलोइड भी पाई जाती है। मतलब आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा अपन कह सकते हैं ब्लॉक जिसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो पी ब्लॉक होगा जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डी ब्लॉक, इसके अंदर संक्रमण तत्व आते हैं। अगर पूछे ना संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं, तो डी में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल का आईयूपीएसी समूह अनुलग्न क्या है? एल, ओल, ओन, या इनमें से कोई नहीं। अब सवाल को लंबा चौड़ा किया है, लेकिन सवाल इतना ही पूछ रहा है कि एल्कोहल जो होता है उसका अनुलग्न क्या होगा, ये आपको उत्तर देना है जी। एल्कोहल का आईयूपीएसी समूह अनुलग्न क्या होता है, ये बताइए। अब जिसने पढ़ा है वो तो फट समझ गया कि मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे बताना क्या है। तो दोस्तों देखिए, एल किसका आता है? एल, एल तो आता है एल्डिहाइड के अंदर। किसमें आता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हम ऐसे लिखते हैं RCHO, ऐसे लिखेंगे भाई। ओल, ओल आता है एल्कोहल, एल्कोहल, और एल्कोहल का अनुलग्न लिखते हैं हम ROH। ओन किसका होगा? कीटोन का, और कीटोन का हम अनुलग्न लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये ऐसे लिखेंगे। तो हमें एल्कोहल का पूछा, तो यहां दोस्तों बी वाला ऑप्शन राइट होगा जी। जिसने बी ठोका है ना, अब की बार पक्का ठोक दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? ब्लड क्या होता है? जो आपको दिख रहा है अंदर है, देखो ये आरबीसी वगैरह दिख रही है अंदर। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक। ब्लड क्या है ये बताइए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो चार आपके आएंगे ना, चार जो आपके कौन से चार आपके अब जो सुपरसेट आएंगे 12, 13, 14, 15, वो थोड़े दांसू आएंगे भाई। तो डरना नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। दांसू का मतलब है जिसमें 15वां तो पूरा ही घुमावदार आएगा। सवाल आसान होंगे, ऑप्शन ऐसे दूंगा जिससे आप कहोगे यार एक करूं या बी करूं, एक करूं या बी करूं। ऐसे सवाल भी मैं 15वें सुपरसेट में दूंगा। लेकिन अब अगले सुपरसेट जो होंगे ना चार, वो जबरदस्त रहने वाले हैं अपने। चलिए, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। ध्यान, एपिथीलियम उत्तक इसको बोलते हैं, एपिथीलियम उत्तक। उपकला उत्तक को बोलते हैं जी। और एपिथीलियम उत्तक से हमारी ग्रंथियां बनती है। क्या बनती है जी? हमारी ग्रंथियां बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? गर्भधारण परीक्षण में, ये दोस्तों ये मान लो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? ऑक्सीटोसिन, HCG, HPHL, ADG। दोस्तों महिलाएं मान लो जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को यकीन में बदलने के लिए कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, उसके लिए वो पहला टेस्ट करती है। याद रखना, प्रेगनेंसी का पहला टेस्ट कौन सा होता है, उसी की ये बात कर रहा है। प्रेगनेंसी का पहला टेस्ट कह दो या परीक्षण कह दो, वो होता है स्लाइड टेस्ट। और स्लाइड टेस्ट में आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये ऐसी एक प्रेगा चिप होती है, प्रेगा चिप होती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेशाब की जब बूंद डाली जाती है इसमें, तब देखो ये लाइनिंग दिख रही है, यहां खुद लिखा हुआ है देखो इसमें कि अगर डबल लाइनिंग दिख रही है ऐसे क्लियर, तो वो दोस्तों है प्रेग्नेंट।
और अगर एक लाइन सिंगल दिखे तो वो होती है नॉट प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन है जिसमें प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, बताओ भाई। आगे काम आएंगे ये सारी चीजें, लाइफ में भी काम आती है। ये HCG हार्मोन होता है दोस्तों। कौन सा हार्मोन होता है? HCG हार्मोन। HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन दोस्तों, इसको गर्भ धारण परीक्षण में इसी का टेस्ट होता है। इसी हार्मोन को ये चिप पकड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन, एथिलीन, मार्फेक्टिन, IBA। ये भी बहुत तकड़ा और गजब का क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। दोस्तों पादपों में फल पकाने वाला एक गैसीय हार्मोन भी है। तो बताओ फल पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आपको मैं फिर कह रहा हूं, अगले जो 4 सुपर सेट होंगे, देखो कल तो संडे, कल तो ऑफ रहेगा। मंडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 दिन 4 सुपर सेट होने वाले हैं आपके अंतिम प्रहार वाले सुपर सेट। तो बताइए फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? और वो दोस्तों होता है आपके एथिलीन। कौन सा होता है? एथिलीन। और ये पादपों में एक गैसीय हार्मोन होता है जी। कौन सा हार्मोन होता है? गैसीय, मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एथिलीन बोल दो इसको, एथिलीन। तो C2H4 कह दो, एथिन या एथिलीन कह दो। तो याद रखना है गैसीय हार्मोन पादपों में कौन सा जो फल पकाता है? एथिलीन होगा। चलिए फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा? FeCl, FeCl2, Fe2Cl2, FeCl। ये इसी तरीके के फॉर्मूले आपको पूछेगा। पिछली बार हमारे छोटे भाइयों का दिमाग खराब किया था, ये ऐसा पूछ लिया था, देखो SO3-2 का रासायनिक नाम क्या है, ये ऐसा पूछा था। तो बिल्कुल अब की बार भी आपको इसी तरीके से सूत्र में उलझाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन जो हमारी नई वाली बुक में जितने फॉर्मूले दे रखे हैं उनको बढ़िया तरीके से, गजब तरीके से पढ़ना है मेरे भाई। तो बताओ फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा? 750 की संडे को क्लास कहां होती है? 750 की। अभी इसके बाद 750 वाला टेस्ट होगा मेरे भाई, आज तो होगा। तो फेरस क्लोराइड का सूत्र होगा, वो होगा FeCl2। क्या होगा जी? FeCl2 होगा। बी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है एकदम अपने आप को शाबाशी दो कि एकदम सही गया है। चलिए पॉलीथीन किसका बहुलक है? CH4, C2H4, C2H2, C2H6। बताइए पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? बताइए फटाफट। पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है? तो पोली के पीछे क्या है? पोली के पीछे क्या है? पोली के पीछे एथिन। यहां लिखा हुआ है पॉलीथीन। दोस्तों पोली के पीछे एथिन शब्द छुपा हुआ है। पोली के पीछे जो लिखा है वो एथिन शब्द है। तो एथिन का बहुलक है। अब मेरे भाई एथिन का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। C2 और एल्किन श्रेणी में हाइड्रोजन कार्बन का डबल, तो C2H4 का पॉलीमर होगा, यानी कि यहां ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए सही है कि नहीं आप लोगों का? गुड, शाबाश। तो पॉलीथीन एथिन का बहुलक है, या एथिन को आप ना एथिलीन भी कह सकते हो।
क्या कह सकते हो, एथिलीन भी कह सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है जी। चलें आगे, चलो जी। एक रिएक्शन दे रखी है। अब आप कहोगे सर रिएक्शन वाले सवाल भी हमारे आते हैं क्या? बिल्कुल 2024 में आया था, लेकिन वो बैलेंस करने वाला आया था आपके सुपर सेट में। मैंने आपको हर उस टाइप का सवाल कराया, हर उस टाइप का जैसा 2024 में टीसीएस ने हमारे ऊपर चोट किया था। आपको एक रिएक्शन दे रखी है 3Fe प्लस 4H2O, इससे बना Fe3O4 प्लस 4H2। अब आपको सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जो उत्पाद है उसमें परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करो जी। परमाणुओं की कुल संख्या किसके? उत्पाद। अब देखो यहां ये जो है ना, ये तो होते क्रिया कारक। जो क्रिया करते हैं वो क्रिया कारक होते हैं, या इनको अभिकारक बोलते हैं, इंग्लिश में आप रिएक्टेंट कहते हैं इसको। ओके। और जो इस साइड होते हैं मेरे भाई, इनको उत्पाद कहा जाता है, इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। इनको आप प्रोडक्ट कह सकते हो, इनको आप प्रोडक्ट कह सकते हो, और इनको आप रिएक्टेंट कह सकते हो। इनको आप क्या कहते हो? रिएक्टेंट कहते हो। अब बताओ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसे गिने? तो दोस्तों देखो गलती मत करना, यहां गिनो अब एक एक करके। Fe कितना है आपको यहां देखो ऐसे लिख लो, आयरन 3 है। ऑक्सीजन कितना है जी? ऑक्सीजन 4 है। इधर हाइड्रोजन H कितना है? हाइड्रोजन कितना है? अब हाइड्रोजन में गलती कर जाते हैं, बहुत सारे बंदे सोचते हैं 4 + 2 या मैं 4 ही लिख दूं। ये दोस्तों इसके साथ गुणा होता है, 4 दूनी 8 होता है। अब आप इनको जोड़ लो, 8 4 12 और 3 15 हो गए। तो उत्पादों में आपके परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई जी। तो यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा जिसने दिया है। मैग्नीशियम एस ब्लॉक में तो बताया मैंने, और कहां बताया है? कोई दूसरा थोड़ी लगा दिया मैंने चिन्ह। कहां गया? मैग्नीशियम एस ब्लॉक में था ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, सही तो है, एस ब्लॉक है। वर्ग नंबर 2 में आएगा, वर्ग नंबर 2 ब्लॉक हो गया एस, सही तो है। एस ब्लॉक में कैसे आएगा? एस ब्लॉक तो 1 है, 2 वर्ग आता है, बट मैग्नीशियम 12 पर है। अरे परमाणु क्रमांक 12 है मेरे भाई, कहां कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? ये इस सवाल की बात कर रहा है, ये परमाणु क्रमांक है इसका। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक है 12 नंबर पर, वर्ग नंबर 2 में आता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है ना। आवर्त सारणी में क्रम पूछा है, कितने क्रम कितने नंबर का ये तत्व है, तब 12 नंबर का है, ऐसे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 5 किलोहर्ट्ज से अधिक, 15 किलोहर्ट्ज के अधिक, 10 किलोहर्ट्ज के अधिक, या 20 किलोहर्ट्ज के अधिक? से अधिक कह दो इसको, से अधिक। बताइए अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? अब आप सोचोगे यार अल्ट्रासोनिक कौन सी है, सोचना नहीं है मेरे भाई। अल्ट्रासोनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर जिसको ये मीनिंग आ गया ना अल्ट्रासोनिक का, वो तो उत्तर को तोड़ मरोड़ के रख देगा मेरे भाई। बताओ भाई अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? बताइए फटाफट। अब देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगों को हिंदी में बोलते हैं परासर्वे तरंग। क्या बोलते हैं जी? परासर्वे तरंग बोलते हैं, जिनको चमगादड़ उत्पन्न कर सकता है, ये हमने कई बार सुना भी है। तो इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, या फिर आप इसको 20,000 या आप इसको 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी कह सकते हो, से अधिक भी कह सकते हो। तो या तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक या 20,000 किलोहर्ट्ज से भी अधिक। सेशन को लाइक ठोको दबा के, 5,000 पहुंचने वाले हैं हम, 5,000 तो हमने ठोके हैं भाई। और बिल्कुल अब अंतिम जो 4 होंगे ना,
मॉडल पेपर, उनमें बुलाओ अपने दोस्त, जो यार, जो भी आपका रिश्तेदार, रिलेटिव में कोई भी आपके तैयारी कर रहा है उसको बुलाओ। जो तैयारी कर रहा है उसको बुलाना है, ऐसे नहीं है भीड़ में कोई मायरे में नहीं जाना है कहीं, है ना। तो हमें पढ़ने वाले बंदे चाहिए, जिनका जुनून है फौज में जाने का, हमें वो बंदे चाहिए। क्योंकि जिंदगी में सफल वही होता है जो संघर्ष करता है। तभी कहते हैं ना कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सवाल आ गया न्यूमेरिकल कि यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात करो, मतलब पावर ज्ञात करनी है। अब की बार न्यूमेरिकल में भी कसर नहीं छोड़ी है मैंने, जिस जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है मैंने बिल्कुल, चाहे वो थ्योरी पढ़ी हो, चाहे हमने यूट्यूब पर 750 पर मॉडल पेपर किया हो, यहां तक कि अब सुपर सेट भी चल रहा है। तो बताइए, आपको आर का मान दिया 4 ओम, ठीक है जी, बिल्कुल। वी वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्टेज, और आपको पी निकालना है जी। तो पावर कैसे निकालोगे जब आपके पास ओम का नियम नहीं लगेगा इसमें। अब पावर का सूत्र आपको श्रेणिक, देखो बैटरी से जोड़ा गया है तो आपको यहां पर शक्ति का सूत्र लगाना है V² बट्टा R वाला। समांतर क्रम में आपको विद्युत शक्ति का सूत्र चलाना है। अब यहां P आपको निकालना है, V आपको दे रखा है 12 × 12, R आपके पास 4 हो गया, काट दीजिए मेरे भाई, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, और 12 × 3 = 36 वाट। ये लो जी, शक्ति का मात्रक वाट होगा, तो यहां ऑप्शन नंबर पहला ही एकदम करेक्ट हो जाएगा, 36 वाट। जिन बंदों का उत्तर 36 वाट जा रहा है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता अब की बार अपनी पावर दिखाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने दोस्तों, तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी या संयोजी। ये दोस्तों मान लो वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। अगर उत्तक में से सवाल टपका तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये सवाल नहीं घूम जाए तो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वो सवाल है जो अभी ट्रेंडिंग वाला सवाल है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सवाल। यहां देखो आपको 4 उत्तक दिए, एपिथेलियम, नर्वस, मसल्स और एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और एक आपके संयोजी उत्तक। बताओ कौन से उत्तक है जो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है जी। तो ग्रंथियों का जो निर्माण करते हैं उनको दोस्तों एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। कौन से उत्तक? एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, और इनको हिंदी में उपकला उत्तक भी कहा जाता है। कौन से उत्तक बोलते हैं? उपकला उत्तक। जो ग्रंथियों को बनाते हैं वो उत्तक आपके उपकला होगा। अब ये मत करो सर ये से सवाल आते हैं क्या, मेरे भाई पिछली बार देखो विभज्योतकी उत्तक का सवाल आया था, विभज्योतकी उत्तक का सवाल पूछा था एग्जाम में, है ना। चलिए, नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा, भूरे शैवाल, सुकेंद्र की प्लांटी। ये लो जी, मंजा हुआ और छंटा हुआ सवाल है। नील हरित शैवाल का एक दूसरा नाम भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नील हरित शैवाल का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, तो इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अब आपको यह बताना है, जैसे हम लोग स्तनधारी में आते हैं, हम लोग मैमेलिया में आते हैं, मेंढक उभयचर होता है, मछलियां पिसीज में आती हैं, सांप सरीसृप में आता है, पक्षी एवीज में आते हैं, वैसे ही नील हरित शैवाल किस में आएगा इनमें से? बताइए फटाफट, शाबाश। तो नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा मोनेरा के अंतर्गत। किसमें आएगा? मोनेरा जगत में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला है जी। चलिए, रदरफोर्ड प्रयोग में किन कणों का उपयोग किया गया था? रदरफोर्ड का ये एक प्रयोग था
आपको मैं नाम बताऊंगा तो उत्तर आ जाएगा, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह स्वर्ण पत्री प्रयोग था, स्वर्ण पत्री प्रयोग। गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी पर कणों की बौछार कराई थी। अब वो आपको वही कण पूछ रहा है, बताओ वो कण इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, बीटा कण थे या अल्फा कण थे, जिसके द्वारा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो बताओ वो कौन से कण थे? वो कण मेरे भाई अल्फा कण थे। अल्फा कणों को हम ऐसे लिखेंगे 2He4 का होल ट्वाइस प्लस 2, यानी कि इसको हम अल्फा कणों को द्विधनावेशित हीलियम परमाणु बोल सकते हैं। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो कई बार आता है अल्फा कण किस तत्व के परमाणु का नाभिक होता है? तो अल्फा कण मेरे भाई हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। चले आगे, चलो जी आगे। 20 नंबरों का सवाल आ चुका है, इसके बाद 10 सवाल हो रहे हैं। सुपर 30 क्वेश्चन लेते हैं हम सुपर सेट में, ठीक है, वेरी गुड। निम्न में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? मैं आपको बार बार कह रहा था, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक परमाणु भार द्रव्यमान संख्या याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। पछताओगे दोस्तों अगर नहीं याद किया तो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम देके बाहर आओगे, जब हम सॉल्यूशन करवाएंगे, तब मैं कहूंगा देखो मेरी बात मानते तो ये सवाल गलत नहीं होता। तो दोस्तों देखिए, सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला कौन सा है? आप देखोगे कैल्शियम, कैल्शियम को आप ऐसे लिखोगे, कैल्शियम 20 पे आता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान ये है 40। परमाणु द्रव्यमान कहां होता है? जो ऊपर लिखा हुआ आता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास। मैग्नीशियम को हम लिखेंगे ऐसे, मैग्नीशियम 12 और इधर मैं लिखूंगा 24, तो इसका 24 आएगा। क्लोरीन कितने पर आता है? क्लोरीन 17 पे आता है, यहां 35.5, ये लो जी इसका 35.5। सल्फर की बात करें, सल्फर 16 पे आता है, इधर 32 पे आता है। अब आप देख लो जो मैंने ब्रैकेट में लिए हैं, सबसे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला कौन है? तो दोस्तों कैल्शियम आया है यहां। कौन सा आएगा? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम में 40 है, इसके 24 ही है, इसमें 35.5 है, इसमें 32 है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? कैल्शियम हुआ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच होता है। लो जी एकदम गोलगप्पे वाला सवाल आ गया है ना, गोलगप्पे वाला सवाल आ गया है, जो एक बार आपके आ भी चुका है एग्जाम में। सवाल ये कह रहा है कि दांतों की सड़न मतलब मुंह से दुर्गंध आना कब स्टार्ट होगी? जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है। अब आते हैं ऑप्शन पे, 5.5 से कम हो जाए तब, 6.5 से ज्यादा हो जाए तब, 7.5 से ज्यादा हो जाए तब, या 5.5 से ज्यादा हो जाए तब। बताइए देखिए कि हमारे मुंह से दुर्गंध या सड़न स्टार्ट हो जाती है कब? जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? बताओ मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो दुर्गंध स्टार्ट हो जाती है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना भाई, ये सवाल पक्का पूछेगा आपसे, ये ध्यान रखना है। तो 5.5 से पीएच अगर कम हो गई तो मुंह की दुर्गंध सड़न स्टार्ट हो जाएगी, मुंह से बदबू आएगी फिर। चलिए, शब्द परमाणु को किसने खोजा? जॉन डाल्टन, कणाद, लेवोजियर, डेमोक्रिटस। यह भी एक तकड़ा और धांसू घुमावदार क्वेश्चन है। 15वां सेट जो लूंगा ना मैं सुपर सेट, उसमें इसी टाइप का होगा क्वेश्चन, जिसमें आपको उत्तर कुछ लगेगा, होगा कुछ। जिसमें उत्तर कुछ लगेगा, होगा कुछ, उसका ट्रेलर नमूना ये सवाल है। ये सवाल देख लो, 15वें सुपर सेट में सेम एज इट इज सवाल डालूंगा मैं, जिसमें प्रश्न पढ़ते ही आपको मजा आएगा। हा, मजा आ गया, कितना आसान सवाल आया। लेकिन उत्तर दोगे ना, उत्तर दोगे ना तो उत्तर कुछ और ही जाएगा। यहां पर जैसे अभी आप दे रहे हो, शब्द परमाणु को किसने खोजा, तब दोस्तों नाम आएगा डेमोक्रिटस, ये ध्यान में रखना है।
अगर आता परमाणु की खोज किसने की, तब दोस्तों परमाणु की खोज किसने की, तब आता जॉन डाल्टन। परमाणु शब्द किसने खोजा ये पूछ रहा है, आपको ये नहीं पूछ रहा परमाणु किसने खोजा, आपको ये पूछ रहा परमाणु शब्द किसने खोजा। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है, ये डेमोक्रिटस का है। बस यही पर मात खाते हैं। इसी टाइप के मैं 15वां सुपर सेट है ना, उसमें 30 के 30 सवाल डालूंगा मैं, मजा आ जाएगा घुमावदार सवालों में, या तो आरम या पारम। नेक्स्ट, किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। मतलब इनमें से किसके साथ अगर मैं क्लोरीन की अभिक्रिया करवाऊं तो मुझे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है जी। हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन की मैं किसके साथ अभिक्रिया करवाऊं कि मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, ये बताइए, बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पर होगा भुजा हुआ चूना। इसके साथ जब मैं क्लोरीन की रिएक्शन करवाऊंगा तब ये बनेगा CaOCl2 और H2O बाहर निकल जाएगा। ये दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो यहां बुझा हुआ चूना यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम राइट हो जाएगा जी। ठीक है ना, बुझा हुआ चूना होगा, नहीं इसमें भी मात खा गए ना, बुझा हुआ चूना होगा। अरे डटो, 15वां सुपर सेट लूंगा तब देखूंगा कितने उत्तर सही जाएंगे। Na2CO3.10H2O का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा या जिप्सम। बताइए Na2CO3.10H2O। देखो इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको चारों ऑप्शन के उत्तर आने चाहिए, मतलब इनके सूत्र आने चाहिए। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। बेकिंग सोडा मीठा सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3.10H2 जो इस सवाल का उत्तर है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो यहां मेरे भाई धावन सोडा इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, धावन सोडा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता, आवर्ती, आयाम, तरंग दैर्घ्य या चाल। सवाल कह रहा है जब कोई तरंग वायु से जल में जा रही है, वायु का मतलब होता है विरल माध्यम से। कौन सा माध्यम हो गया जी, विरल माध्यम। अब किस में जा रही है, जल में, तो जल में जा रही है तो ये सघन माध्यम होगा। तो बताइए अगर कोई तरंग विरल से सघन में जाएगी इसका मतलब ये अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने घुमावदार दे दिया। यहां अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अपवर्तन में क्या नहीं बदलता, अपवर्तन में आवर्ती नहीं बदलती है, बाकी सब बदलते हैं। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती एक ऐसा गुण है जो परावर्तन और अपवर्तन दोनों में नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरणों का प्रतिपादन किसने किया, ये 15वां सुपर सेट लूंगा, उसका दूसरा ट्रेलर है ये। एक ट्रेलर तो पीछे परमाणु शब्द वाला देखा था, एक ट्रेलर ये भी है मेरे भाई। गति के समीकरण, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन या अरस्तु, बताइए गति के समीकरणों का प्रतिपादन किसने किया। 15वें सुपर सेट का एक और ट्रेलर जिसमें होगा कुछ, लगाएंगे कुछ, जैसे अभी लगा भी रहे हैं मेरे भाई। गति शब्द देखते ही अंधाधुंध टपक गए उसके ऊपर, ऐसे नहीं करना है। सवाल पढ़ो, गति के समीकरण पूछा है, ये गैलीलियो ने दिए थे मेरे भाई। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन ने गति के नियम दिए, जबकि गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गलती मत करना। अगला है, वस्तु को गर्म करने पर लंबाई में परिवर्तन को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतनिक प्रसार या ऑल ऑफ दिस। जब वस्तु को गर्म करेंगे तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होगा, उसको क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर आयतन में परिवर्तन हुआ जो सबसे ज्यादा होता है तो आयतनिक, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो क्षेत्रीय, और अगर लंबाई में चेंजेज आता है तो रेखीय होगा। तो
तो यहां पर लंबाई में परिवर्तन की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहां फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा जी, बी नहीं होगा, फर्स्ट होगा। ऑल ऑफ दिस, देखो तुक्का लगा रहे हैं, डी ऑप्शन कौन दे रहा है, इसको पकड़ो, देखें बाहर निकालूं क्या उसको, कमेंट बॉक्स में बाहर लाके फिर पढ़ाना पड़ेगा मुझे लगता है। डी ऑप्शन कैसे दे दिया भाई, इतना तो कॉमन सेंस रखो कि क्षेत्रीय क्षेत्रफल, आयतनिक आयतन। अरे एग्जाम सर पे है, तुक्का लगा रहे हो। डी ऑप्शन कौन कर रहा है, हटाओ उसको, उत्तर को हटाना है, उसको नहीं हटाना है, उसको पढ़ने दो, है ना, उसको पढ़ाना जरूरी है। गलत कर रहा है तो उसको मैं सिखाऊंगा, है ना, डांटना भी जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि डांटोगे नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना, डांटना भी जरूरी है, डांटोगे तो ही पढ़ोगे ना आप। और आपका लगना, आपका फौजी बनना हमें, बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप फौजी बन जाते हो, और आपका फौजी बनना आपका लक्ष्य है, लेकिन हमें आपको फौजी बनाना है, यह हमारा लक्ष्य है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सोनिम या सेंट्रियोल। शुक्राणु के बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है, तो बीच वाला भाग कौन सा है, ये वाला है जी। और यहां देख लो, यहां नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा, ये रहा जी, बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है जी। चलो 750 वाले टेस्ट का भी टाइम हो रहा है, 2 सवाल लेते हैं फटाफट। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, B12, C, K या D। उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, मतलब मांसाहारी मतलब कोई भी नॉनवेज, सॉरी नॉनवेज, हाँ बिल्कुल नॉनवेज अगर खा रहा है उसमें नहीं मिलेगा उसको। बताओ कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन सी केवल और केवल खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है जी। चलिए दोस्तों, सुपर सेट 11 का लास्ट और अंतिम सवाल, पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या कोई नहीं। बताइए पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है, यह आपको उत्तर देना है, फटाफट से दीजिए। और सेशन को एक बार दबा के लाइक ठोको और दबा के शेयर करो कि मजा आया कि नहीं आया सुपर सेट लगाकर। बिल्कुल इसके बाद जो 4 सुपर सेट आएंगे ना, वो तकड़े और आने वाले। स्टार्च, जिनको पादपों का संचित भोजन भी कहा जाता है, पादपों का क्या बोलते हैं जी, संचित भोजन भी कहा जाता है। यह है जी। अब बताओ 30 में से आपका स्कोर क्या बना है आज के इस सुपर सेट में, मजा आया कि नहीं आया। इसके बाद जो 4 सुपर सेट होंगे, कल तो संडे को ऑफ रहेगा, मंडे को होगा, उन चारों सुपर सेट में 3 सुपर सेट तो इसी तौजे पे बनाऊंगा, 15वां लास्ट सुपर सेट बनाऊंगा जिसमें 30 के 30 सवाल, जो मैंने 2 सवाल ट्रेलर दिखाए ना उस तरीके के। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और अच्छे उत्तर देते हैं, है ना, और हम डांटते हैं तो आपके भले के लिए डांटते हैं। आप पढ़ो, आपका लक्ष्य फौजी बनना है और हमारा टारगेट है आपको फौजी बनाना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।